Hello everyone, welcome back again to our channel in the Strangers. So today we are going to start a new chapter, that is chapter 10th of class 11th, cell cycle and cell division. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो एमएनएस से लेकर नीट तक इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने कंफर्म है. इनफैक्ट किसी भी यूजी लेवल एग्ज़ाम पे इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने कंफर्म है. एमएनएस में बेसिकली 1 to 2 क्वेश्चंस आना इससे कंफर्म है. नीट में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस चैप्टर से. And not only this, it is not only important for our examination point of view, it is also important that it will create a base for a lot of chapters. ये कई सारे चैप्टर्स का बेस भी क्रिएट करेगा हमारा. जैसे क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ इस चैप्टर से बहुत हेल्प मिलेगी. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे भी बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ के यूज़ होंगे. फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, उसमें भी इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा. यानी बेसिकली मियोसिस ही तो होता है गैमेटोजेनेसिस में, उन सब चीज़ों का भी यहाँ पे यूज़ होगा. तो देखते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लास्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था सेल बायोलॉजी यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. वहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आया था रुडोल्फ विर्चॉफ. एक साइंटिस्ट का नाम आया था रुडोल्फ विर्चॉफ. क्या नाम था इनका? रुडोल्फ विर्चॉफ. याद होगा इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था सेल लिंकेज थ्योरी. कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? इन्होंने दिया था सेल लिंकेज थ्योरी. इनका कुछ स्टेटमेंट लैटिन में था, लैटिन लैंग्वेज में इनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह था, ओमनीज सेलुला ई सेलुला. बिल्कुल पीछे चैप्टर में अगर आप देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में इनका स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा हुआ है ओमनीज सेलुला ई सेलुला. क्या है ये? लैटिन में लिखा हुआ चीज़ है ओमनी सेलुला ई सेलुला. मतलब है इसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसका मतलब क्या है? ही सेड दैट ऑल द सेल्स विच आर प्रेजेंट आर अराइज्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी कि कोई भी सेल जब बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है. यानी कोई नया सेल अचानक से नहीं आ जाता है. जब भी कोई नया सेल आता है वो किसी न किसी पहले से प्रेजेंट सेल के डिवीजन से ही आता है. बट फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में जब अर्थ पे फर्स्ट सेल कहीं से तो आया होगा. क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने? कभी ना कभी तो किसी सेल का फॉर्मेशन हुआ ही होगा. ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी कोई सेल प्रेजेंट होगा अर्थ पे फिर उस सेल से आगे सेल बनते चले गए. बट फर्स्ट सेल का भी तो फॉर्मेशन हुआ होगा. सो टू एक्सप्लेन दिस आई विल टेक हेल्प फ्रॉम इवोल्यूशन चैप्टर. इसे समझाने के लिए मैं इवोल्यूशन चैप्टर से हेल्प लूँगा. ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बायोलॉजी में लिंक्ड हैं. तो इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि अर्थ पे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब कैसा इन्वायरमेंट था. जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब अर्थ का इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, यानी तब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हुआ करता था. अर्थ से पहला इन्वायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था. यानी उस समय पे जो भी वहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट थे अर्थ पे, कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट थे अर्थ पे, उन केमिकल्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता था. अब ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता था तो वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए होंगे? किसी एक सेल का फॉर्मेशन किए होंगे. बट ये किस टाइम की बात है? ये है अर्थ के अर्लियर टाइम पे, यानी अर्थ पे जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा तब क्या हुआ होगा? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट की वजह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या कर रहे होंगे? आपस में रिएक्ट करके एक नया सेल बनाए होंगे. फिर फर्दर उस सेल से डिवीजन करते करते चले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ होगा. क्या हुआ? अर्थ पे पहले रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था. बट इनका जो स्टेटमेंट था रुडोल्फ विर्चॉफ का, इनका स्टेटमेंट आज के टाइम के हिसाब से था जब क्या ऐसा इन्वायरमेंट है, जब अब अर्थ पे कैसा इन्वायरमेंट है? अब अर्थ का इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है. आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या रिएक्ट करके सेल बना दे. आज के टाइम पे कोई भी सेल का फॉर्मेशन होता है तो वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया होगा. यानी ऑल द सेल विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ comes from a pre-existing cell. ये था इनका स्टेटमेंट. फिर ये हो गया हमारा सेल डिवीजन. सेल डिवीजन स्टेटमेंट किसका था? रुडोल्फ विर्चॉफ का. सो सेल डिवीजन चैप्टर क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन के बारे में हमने जाना. क्या है ये?
सेल अराइजेज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से है, यानी ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट जब प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा आप लोगों से। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कि अर्थ पे फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स कौन से थे। थोड़े पहले मैंने बताया क्या, पहले रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, आज के टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट था, यानी ऑक्सीजन अब रिलीज होना स्टार्ट हो गया होगा। तो अर्थ पे सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से थे जिन्होंने ऑक्सीजन का इवोल्यूशन स्टार्ट कराया। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स कौन थे अर्थ पे। ये था हमारा क्या, सेल डिवीजन। So it is a process by which new cells are formed by pre-existing cells. So it is a process by which new cells are formed from a pre-existing cell. यानी कोई भी सेल जब बनता है वो किसी पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनता है। कुछ इस तरह होता होगा, एक सेल है, सेल डिवाइड करके दो नए सेल बना देता है, फिर ये डिवाइड करके दो नए सेल बना देते होंगे। इसी तरह यही प्रोसेस क्या है, सेल डिवीजन। सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये नया सेल कहाँ से आया, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। ये नया सेल कहाँ से आया, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। जब भी सेल डिवाइड करते हैं वो दो सेल बनाते हैं। बट अगर इस वीडियो में जो भी आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी लोगों ने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो वो बोलेंगे सर मियोसिस में तो 4 सेल्स बनते हैं। मैंने यहाँ बोला कि जब भी कोई सेल बनता है वो 2 सेल्स में डिवाइड करता है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ रखा है तो कन्फ्यूजन आ सकता है सामने कि सर मियोसिस में तो 4 सेल्स बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं। मियोसिस में एक सेल रहता है, एक सेल 2 को बनाता है, फिर वो 2 सेल फर्दर डिवाइड करके 2 और सेल बना देते हैं। यानी मियोसिस हम जानते हैं 2 बार में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कोई सेल 1 से 2 बनाता है, मियोसिस 2 में वो 2 सेल अपना अपना डिवीजन करके 2 और सेल बना देते हैं। यानी टोटल मियोसिस के एंड में क्या बनता है, 4 सेल बनता है। बट एक्चुअली में क्या होता है, एक सेल 2 ही बनाता है। ये क्या था हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इट इज प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब बात करेंगे सेल साइकिल की। 2 चीज़ें समझना है हमें इस चैप्टर में, सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सेल डिवीजन क्या होता है ये तो देख लिया हमने। सेल साइकिल क्या होगा, सेल साइकिल जैसा कि हमें पता है कि हम ऑलमोस्ट ऑल आवर सेल्स डिवाइड, ऑलमोस्ट हमारे सभी सेल डिवाइड करते हैं। व्हाट आई जस्ट सेड इज ऑलमोस्ट। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सेल डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कहता है, इसे हम जनरलाइज करके नहीं बोल सकते कि हाँ जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो सभी की सभी डिवाइड करते हैं। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचिएगा आप लोग। एक एग्जांपल उसका है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आरबीसी। आरबीसी के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आरबीसी का सेल्स क्या करता है, डिवाइड नहीं करता है। आरबीसी का तो क्या होता है, एक लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का। वो तो अपना एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल की डेथ हुई, वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे सामने, जैसे हार्ट के सेल्स, किडनी सेल्स, नर्व सेल्स। ये सारे सेल्स क्या हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, यानी एक अलग ही स्टेज में चले जाते हैं जिसे हम लोग G0 स्टेज बोलते हैं। उन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। बट सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन तो पढ़ लिया हमने, सेल साइकिल क्या करता है। सेल साइकिल, तो जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो पहले क्या होता होगा, सेल में ग्रोथ होगी, सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक न्यूली फॉर्म सेल है, उस सेल का फॉर्मेशन हुआ है। अब उस सेल में क्या होगी, ग्रोथ होगी, यानी सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, यानी अगर डीएनए है तो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एक नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा। सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। क्या क्या बोला मैंने, सेल का पहले तो सेल में ग्रोथ होगी, फिर सेल का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, यानी जिसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इसी के साथ क्या होगा, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। बट ये सारे जो इवेंट थे, सिक्वेंशियल इवेंट, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, सेल का ग्रोथ, न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यही क्या है हमारा सेल साइकिल है। तो इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट all these events including cell growth, DNA replication
ऑल दिस इवेंट्स इंक्लूडिंग सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, जिसे हम लोग बोलते हैं। जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी सभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी सेल के, उसे क्या बोलते हैं? जीनोम। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम ही तो है हमारा। सिंथेसिस ऑफ other constituents which are involved in cell division. यानी ये सारे जो साइक्लिक इवेंट्स हैं, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और कई चीज़ों की सिंथेसिस होती है जो कि हमारा सेल डिवीजन में हेल्प कराता है। बहुत ही सही एग्जांपल इसका क्या? स्पिंडल फाइबर, वो क्या कराते हैं? हमारे सेल डिवीजन में हेल्प कराते हैं। कैसे क्रोमोसोम को डिवाइड कराते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग। इन चीज़ों की सिंथेसिस कब होती है? वो भी सेल साइकिल के दौरान ही होती है, सेल साइकिल के टाइम पे ही होती है। सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल अकर इन अ ऑर्डरली एंड साइक्लिक मैनर। ऑल दीज इवेंट्स अकर, ये इसका पहला पॉइंट था, अकर इन अ ऑर्डरली एंड साइक्लिक इवेंट। ये सभी इवेंट्स क्या है? हमारे ऑर्डरली और साइक्लिक वे में चलते हैं। यही प्रोसेस हमारा क्या है? सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन क्या था? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल साइकिल को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? ऑल द इवेंट्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम सेल ग्रोथ, सेल का ग्रोथ हो रहा होगा, पहले न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल का ग्रोथ हो रहा, सेल का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, कई सेल्स में क्या होगा? और भी कई चीज़ों का सिंथेसिस होगा। फिर ऑल दिस इवेंट्स अकर इन अ साइक्लिक एंड एन ऑर्डरली वे। इन चीज़ों का एक साइकिल में ही होना ज़रूरी है। इसी इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल साइकिल। सेल डिवीजन देख लिया, सेल साइकिल देख लिया। अब हमारे सामने दो टर्म्स आते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्या क्या दो टर्म्स हैं? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस क्या है? एनसीईआरटी में लिखा गया है, दोनों वर्ड का मेंशन भी किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस के अलावा सेल में जो भी है वो क्या है? उसका साइटोप्लाज्मिक एरिया है, उसके डिवीजन क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ ही साथ क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उनका भी डिवीजन होगा। तो ये प्रोसेस क्या है हमारा? कैरियोकाइनेसिस। इनफैक्ट साइटो मीन्स क्या है? साइटोप्लाज्म। कैरियो मीन्स क्या है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस एक जनरलाइज टर्म है। काइनेसिस यानी किसी भी चीज़ का डिवीजन होना। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का काइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। तो दोनों टर्म्स हमने समझ लिए, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस ये है कि हम ये जानें कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। आगे हम जब फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखेंगे तो देखेंगे दो तरह के इंटरफेज, मतलब इंटरफेज एक तरह का होता है, फिर दो तरह के डिवीजन फेजेस होते हैं, यानी माइटोसिस और मियोसिस। तो इस वीडियो में हमारा फोकस बस ये है कि हम जान लें कि चैप्टर में हमें करना क्या है, आगे पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आता है। आगे जब हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोज़ बनाएंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरफेज अलग से पढ़ेंगे, माइटोसिस अलग से पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस अलग से पढ़ेंगे, मियोसिस अलग से पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो देखते हैं हम लोग ये क्या है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल का जो फेज था, ये जो हमारा सिक्वेंशियल इवेंट हुआ किसका? सेल ग्रोथ का। फिर डीएनए रेप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बाद में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये सभी इवेंट्स को हम फेजेस में डिवाइड कर रखे हैं सेल के। तो बेसिकली हमारे सामने दो फेजेस हैं। पहला फेज है हमारा इंटरफेज, सेकेंड फेज है हमारा एम फेज। एम फेज या डिवीजन फेज।
यहाँ पे एम फेज से कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एम फेज लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही हो रहा होगा। एम फेज या डिवीजन फेज का होने का मतलब माइटोसिस या मियोसिस कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेल्स में हमारे क्या होते हैं, बॉडी के ऑलमोस्ट सभी सेल्स में हमारे माइटोसिस होता है, एक्सेप्ट हमारे जर्म सेल्स यानी ऐसे सेल्स जो कि गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं, यानी टेस्टिस या ओवरी के सेल्स में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। उसके अलावा बाकी सभी सेल्स जो हैं उनमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। इंटरफेज को फर्दर हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे उन पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और एक और फेज होता है G0 फेज। G0 फेज वो फेज यानी जब कुछ सेल्स जैसे मैंने बताया वो डिवाइड करते ही नहीं है, यानी वो एक अलग से फेज में एंटर कर जाते हैं, G0 फेज। उन सेल्स का आगे चल के डिवीजन नहीं होता है। बाकी तीन इवेंट्स होते हैं, G1, S, G2। अब आगे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में, जब इंटरफेस एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है। हमारे पास जब क्लियर कट हमें डिफरेंस पता होगा सभी में, तब हम अच्छे से एग्जाम्पल में MCQ क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस जो अच्छे एग्जाम्स में आते हैं बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शन में रहता है। ऑप्शन एक साथ 3-4 ऑप्शन बना देते हैं, फिर उनमें मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ऑप्शन से ही कंफ्यूज करता है। तो हम यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत होने का चांसेस नहीं होंगे। ये तो हो गया हमारा इंटरफेस G1, S, G2 या G0 एक अलग फेज़ है जो कि सेल साइकिल का पार्ट नहीं होता है। डिटेल में जानेंगे इससे क्या होता है। फिर सेकेंड फेज़ जो हमारा सेल साइकिल का है वो है हमारा M फेज़ या डिवीजन फेज़। यानी यहाँ पे क्या होता होगा, अब एक्चुअल सेल का डिवीजन हो रहा होगा। यहाँ तक क्या हुआ था, सेल का सिंथेसिस हो रहा था। सेल डिवीजन में जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी उनका सिंथेसिस यहाँ कहीं हो रहा था इंटरफेज में, यानी सेल अपने आप को तैयार कर रहा था डिवीजन के लिए। अब जब एक्चुअल डिवीजन फेज आएगा तो वहाँ पे 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, नाम सभी ने पहले सुन रखा होगा। क्या क्या नाम होता है, माइटोसिस पहला, सेकेंड टाइप होता है मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इक्वेशनल डिवीजन इसे बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, रिडक्शन डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शन डिवीजन। इक्वेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डिवीजन के बाद सेम रहता है, यानी जैसा क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का रहता है, डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनी उनका क्रोमोसोम नंबर भी सेम होता है। बट मियोसिस में जो कि रिडक्शन डिवीजन है, वहाँ पे पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर दूसरा होता है, जो रिडक्शन के बाद यानी जो डिवीजन के बाद नए डॉटर सेल्स बनी उनका क्या है, क्रोमोसोम नंबर दूसरा होता है। जैसे कि जर्म सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, बट स्पर्म्स या ओवम्स में जब भी उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। 46 से 23 रह जाते हैं स्पर्म या ओवम में। बाद में वापस से फर्टिलाइजेशन होकर जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसमें क्या हो गया, 46 वापस से आ गए। माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर माइटोसिस को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है 4 स्टेजेस में। कौन कौन से 4 स्टेजेस है वो, पहला स्टेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फोर्थ वन इज टीलोफेज। इन फेजेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ा, ताकि हमारे पास सेल के डिवीजन का प्रोसेस जो हो रहा है उसको स्टडी करना आसान हो जाए। सेल को थोड़ी ना पता है कि मेटाफेज चल रहा है, प्रोफेज चल रहा है, एनाफेज चल रहा है या टीलोफेज चल रहा है। ये डिवीजन तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया कि हमें सेल डिवीजन अगर पढ़ना है तो अच्छे से हम पढ़ सकें, किस किस स्टेज में क्या क्या हो रहा है, कब कौन सा इवेंट होता है। उन चीज़ों को समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इवेंट क्या हो रहा है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, ये इवेंट किस ऑप्शन का सही आंसर है, यानी वो इवेंट किस फेज़ में हो रहा है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में कि क्रोमोसोम की स्टडी कौन से स्टेज में सबसे ईजिली की जा सकती है, क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी किस स्टेज में सबसे ईजिली किया जा सकता है। तो देखेंगे हम लोग किस स्टेज में सबसे ईजिली किया जा सकता है। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो उसे पता होगा मेटाफेज में क्रोमोसोम का स्टडी, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी करना सबसे ईजी होता है।
और भी क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा होता है, इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट फेज़ क्या होता है। फिर आगे देखते हैं मियोसिस एक्चुअली में 2 बार में होता है, यानी मियोटिक डिवीजन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है मियोसिस 1, सेकेंड वन इज मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर मियोसिस 1 पढ़ लिया, मियोसिस 2 बहुत ही सिंपल होता है। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस ज़्यादा होता है, यानी माइटोसिस हमने अच्छे से पढ़ा, मियोसिस 1 अच्छे से पढ़ लिया, मियोसिस 2 पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मियोसिस 2 क्या होता है, माइटोसिस जैसा ही होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा मियोसिस 1। एग्ज़ाम में भी मियोसिस 1 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं मियोसिस 1 को आगे किस में डिवाइड किया गया है। मियोसिस 1 को भी हमने क्या किया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। चारों स्टेज का नाम इसी तरह कुछ है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ये क्या है, मियोसिस 1 का डिवीजन है। मियोसिस 2 का भी ऐसा ही कुछ डिवीजन है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। बट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आता है मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। जिसने पहले से पढ़ा है उसे पता होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इससे आते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 को भी हमने आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जी हाँ, बिल्कुल, मियोसिस प्रोफेज 1 आगे इसको 5 पार्ट्स में भी डिवाइड कर रखा है, जिनका नाम होता है लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इनफैक्ट एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मोर देन 60 या 70% चांस है कि वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 5 जो स्टेज हैं, इन स्टेजेस से क्वेश्चन आए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस होता है कि ये 5 स्टेज से ही क्वेश्चन आए। यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, बट क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे सब ई इवेंट्स में होते क्या क्या हैं, ताकि यहाँ पे क्यूरियस रहेंगे हम लोग, तो आगे में पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि लैप्टोटीन में क्या हो रहा होगा, ज़ाइगोटीन में क्या हो रहा होगा। जब आगे हम लोग डायग्राम के थ्रू इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे हम लोग डायग्राम के थ्रू भी आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। अभी तो हम लोग देख लेते हैं बट इन चीज़ों का क्या होता है, इन स्टेजेस में क्या होता है। तो लैप्टोटीन में होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का क्या होता है, कंडेंसेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। ज़ाइगोटीन में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। या बाइवेलेंट भी बोलते हैं, बाइवेलेंट। देन पैकिटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है। रिकम्बिनेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर भी होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है या रिकम्बिनेशन, ये होता है रिकम्बिनेशन नोड्यूल के थ्रू। ये होता है पैकिटीन स्टेज में हमारा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज हमारा पैकिटीन ही है, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्या होना होता है, रिकम्बिनेशन होता है। उसी की वजह से क्या आता है, आगे चल के वेरिएशन आता है। वेरिएशन का ही एक बिगर पिक्चर देखें, छोटे छोटे वेरिएशन मिलके क्या बनाते हैं, इवोल्यूशन का आगे छोटे छोटे वेरिएशन मिलके ही क्या है, इवोल्यूशन आगे हो जाता है, छोटे छोटे वेरिएशन मिलके। देन डिप्लोटीन नेक्स्ट स्टेज, जो कि हमारा 4th स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका क्या होने लगता है, डिसोल्यूशन होने लगता है, यानी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है।
डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं, काइज़मेटा उसका नाम होता है। काइज़मेटा का भी फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। काइज़मेटा फॉर्मेशन। देन लास्ट स्टेज क्या है हमारा, डाइकाइनेसिस। यहाँ पे काइज़मेटा जो हमारा बना होता है उसका अब टर्मिनलाइजेशन होता है, यानी काइज़मेटा ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा बना था वो स्ट्रक्चर भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैंने क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ये चीज़ें लिख दी हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्योंकि आना है तो ये पार्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, सीधे पूछ लेता है साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना, स्टेजेस का नाम दिया है, जो सही है उसका टिक लगा दो। रिकॉम्बिनेशन कहाँ हुआ है, ऑप्शन का नाम दिया है, पैकेटीन में हो रहा है, हमने टिक लगा दिया, आंसर हमारे से हो जाएगा तुरंत। तो इस चीज़ का नोट कर लीजिए आप लोग, या साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में आगे चल के हेल्प करेगा। डिवीज़न हमें अच्छे से पता है, चैप्टर में आगे पढ़ना क्या क्या है, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। इन चीज़ों को हम लोग अब डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।